हेलो गाइस, फिर एक बार आपका दोस्त और आपका भाई फिर से अकाउंटेंसी लेक्चर में हाजिर है। तो आज हम हर बार की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो कि लेक्चर 2 होने वाला है आज, उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या है लेक्चर 1 को जाना था, जिसमें हमने लेक्चर 1 में हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बैलेंस शीट है उसको कैसे एज अ कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंटेन करती है। जैसे कि हमें जाना था कि जैसे नॉर्मली जो होते हैं सोल प्रॉपर्टी वगैरह और जनरली जो हम लोग पार्टनरशिप में भी पढ़ते हैं तो उसमें बैलेंस शीट जो फॉर्मेट रहता है वो कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, बट इन केस ऑफ कंपनी वो क्या है, वर्टिकल रहता है। ठीक है, तो आज हम जो जानने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही अंदर एक इनकम एंड स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो भी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कहते हैं उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं हम उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है हमारा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के अपने लेक्चर को मेन टॉपिक से। तो इसमें आज की जो हम क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो है, जैसे कि हर बार की तरह मैंने बताया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें ये जो बनाया जाता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो बनाया जाता है शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। यानी एक नंबर के मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किस फॉर्मेट में बनाया था। तो आपको बताना है शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 में जो है बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, और शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कंपनी का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मेट रहेगा हमारा पर्टिकुलर, और हमने देखा था जो हम क्लास 11 में पढ़ते थे या सोल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, उसमें हम देखते थे उसमें नॉर्मल क्या था, पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट था। इसमें हम डेबिट साइड में जो है ऑल एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड में कम सोल प्रॉपर्टी में जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉफिट्स थे वो क्रेडिट साइड करते थे हम। ठीक है, यहाँ पे पूरा ही डिफरेंट रहेगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज उसकी रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखते चलेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमने पार्टिकुलर नोट नंबर और जनरली क्या है अमाउंट। सबसे पहला आइटम जो है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो भी सेल्स हुई है पूरे कंपनी के अंदर वो, और ये जो है खाली रहता है जनरली नोट्स नंबर। ठीक है, डायरेक्ट फिर इसके बाद अमाउंट आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में हमारा आता है टोटल, फिर आता है अदर इनकम्स। क्या आता है अदर इनकम्स, यानी कोई अदर इनकम्स होंगी वो भी। ठीक है, ये दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है, ये दोनों को मिलाने के बाद ये थर्ड पॉइंट में आ जाएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल्स, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, ये नीचे और फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ए पॉइंट जिसमें आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। यानी जो भी हमने गुड्स परचेस करी थी, रॉ मटेरियल परचेस करा है, उसको हमने कितना प्रोड्यूस करके हमने उसको क्या कहते हैं उस मतलब कि हमने कोई रॉ मटेरियल जो ले रखा था उसको हमने प्रोड्यूस करके कितना हमने निकाल दिया, ठीक है। हमने सेल कर दिया, तो उस पर जो भी कॉस्ट लगी ना, मतलब जो भी मैं मटेरियल लेके आया था उस मटेरियल को लाने में, प्रोसेस करके उसको सेल करने में सेल कर दिया, तो उस मटेरियल को लाने में जो कॉस्ट लगी उसको बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। जिसको हमने एक्चुअली में जिसका एक्चुअली में प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया है, और उस पर जो कॉस्ट लगी है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। बाकी फिर हम करेंगे बी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी आइटम ने हम पे पड़ा हुआ है, परचेज हमने जो भी कर रखे हैं उस पर जो भी कॉस्ट लगी है, ये सेपरेटली आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सेपरेटली नेम मेंशन रहेंगे क्वेश्चन में, आपको बस पुट करने हैं आइटम्स ए बी सी आइटम्स, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। अभी बस आपको जितना बताया उतना आप समझिए, और बाकी अभी हम इसको इन डेप्थ में भी इसके पॉइंट्स के अंदर ये कैसे कैसे निकलता है अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सी फिर आ जाएगा हमारा डी पॉइंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा हमारा इसमें, जो भी अभी मतलब कि अभी जो है मैंने जो भी कुछ लेके आया हूँ उसको मैंने अभी लाइक मैं रॉ मटेरियल लेके आया, रॉ मटेरियल अभी प्रोसेस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, मैंने क्या है रॉ मटेरियल में लकड़ी लेके आया हूँ, ठीक है। लाइक जंगल वो जो हमने रॉ मटेरियल खरीदी है, ठीक है, जो भी कटी हुई है, मतलब उसको एज अ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं किया है अभी, वो इंटरमीडिएट मतलब भी आधे प्रोसेस उसका कंप्लीट हुआ है, आधा भी बाकी है। लाइक क्या है, लकड़ी लेके आया, लकड़ी में मैंने ना कुर्सी की क्या कहते हैं ऊपर ऊपर के पार्ट्स बना दिए, अभी उसकी टांगें नहीं लगाई, तो ये क्या कहते हैं इसे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी काम जो है प्रोसेस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस की भी बात की जा रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड स्टॉक इन ट्रेड, और जो स्टॉक में लेके आया हूँ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रीसेल करने के लिए बनाऊँगा, उसको बेचूँगा, ट्रेड करूँगा उसका, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा डी ई पॉइंट, ई में हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस हमने देख लिया, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे अब, ठीक है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट देती है, तो उस पर भी जो है कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा है, तो वो सारे एक्सपेंस को उसको हम यहाँ पे कंबाइन करके यानी कि कलेक्ट करके फिर हम फाइनल में पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देंगे, फिर हमारा ऐसे निकलेगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट से हम कहते हैं पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हमारा आ जाएगा ई पॉइंट हो गया हमारे, इसी के अंदर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट, क्या आ जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी फंड जो भी हम पैसे बाहर से रेज़ करते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है देना। लाइक मैंने कहीं से पैसा लिया था ना मार्केट से, मतलब कि इनिशियल स्टेज में जब मुझे बिज़नेस करना था तो उस टाइम में मैंने जो भी फंड पैसा लिया था बाहर से मार्केट, उस पर जो इंटरेस्ट देना, मतलब इंटरेस्ट देना, जो भी इंटरेस्ट रिलेटेड आइटम्स है वो सारे इसमें आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंस को रेज़ करने में जो भी एक्सपेंस क्रिएट हुए हैं वो सारे फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन जो लगता है हमारा इंटेंजिबल एसेट पे, और डेप्रिसिएशन लगता है हमारा टेंजिबल एसेट जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं। फिर जैसे ही ऊपर अदर इनकम था वैसे ही अदर एक्सपेंसेस होंगे जो किसी भी उसके अंदर नहीं आएंगे, आइटम्स के ऊपर जो मैंने ऊपर मेंशन करें, तो वो सारे अदर के अंदर आ जाएंगे। फिर ये सब करने के बाद हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है।
टोटल एक्सपेंस आ जाएगा ऊपर पूरा प्लस करने के बाद। फिर 5th पॉइंट में देखो ऊपर मैंने क्या कर रखा था, ऊपर हमारा है फोर्थ यानी कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंस को मैंने नीचे आइटम लिख दी कि एक्सपेंस में क्या एक चीज़ कवर होंगी। फिर 5th पॉइंट में क्या आएगा, 5th पॉइंट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि अभी तो हमने दिया नहीं, टैक्स वगैरह पे नहीं किया, बिफोर टैक्स। तो यानी कि ये 3rd पॉइंट हमारा रेवेन्यू वाला था यानी सेल्स वाला था, माइनस करेंगे 4th यानी कि एक्सपेंस वाला। जब ये करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स देने से पहले, क्योंकि सारा जो भी हमने कमाया सारा हमारा थोड़ा ना है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6th पॉइंट, इसमें हम करेंगे लेस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हमारा, यहाँ पे एक अमाउंट आता है, ठीक है, टैक्स का। और फिर यहाँ पे आएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसके लिए हमें पूरा प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना हमने, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इसी के लिए, इस पॉइंट पे आने के लिए हमने बनाया था। ये बताता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंडिंग पॉइंट, यानी कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है सब कुछ करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अमाउंट निकाल लूँगा, ये जो अमाउंट आएगा हमारा, ये मैं क्या कर लूँगा, मैं अब इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें क्या कहते हैं, ऊपर से रेवेन्यू जो था ना, ऊपर रेवेन्यू में से मैं टोटल एक्सपेंस ये आ गया हमारा, ठीक है। ये कहाँ गया, ये हमारा टोटल एक्सपेंस, ये आइटम आएगा मेरा वो, ठीक है। टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस जिसको हम टोटल एक्सपेंस, ये टोटल एक्सपेंस ये हमारा क्या होता है, हमारा टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, और जिसे हम कहेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसे हटा देते हैं, बस इसको रखेंगे। टोटल एक्सपेंस ये हो गया। फिर टोटल एक्सपेंस में हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हम कहेंगे, यहाँ से लाइन लेते हैं, ये करने के बाद ये आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस में टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस, यानी कि जो 3rd आइटम था ना, थर्ड वाला था रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और ये 4th वाला है टोटल एक्सपेंस। तो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से हमें टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है, टैक्स अमाउंट। फिर हमारा आएगा ये वाला अमाउंट, यानी कि पैट, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, या प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहेंगे, बस ये। तो हमारा ऐसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देख लीजिए, ये हमारा बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये बनता है अंडर द शेड्यूल 3rd ऑफ द पार्ट 2nd के फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं। नो की फॉरवर्ड, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इन आइटम्स के अंदर क्या क्या है। ये जो अब मैं ना, ये जो जितने भी हमारे हमने आइटम निकाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, तो इसके अंदर और क्या क्या आते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हेड सब हेड का तो केस तो हमें वो भी लेके चलना है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या आता है हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे चलते हैं इसमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, फ्रॉम, हम वो आइटम देखेंगे, ये सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स जैसे निकलती है, सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। क्या, रिटर्न इनवर्ड, आप ऐसे याद कर सकते हैं,
यानी कोई गुड्स मैंने बेची थी सामने डेटर को, डेटर उधारी पे, जब मैं गुड्स उधारी बेचता हूँ तो डेटर क्रिएट होते हैं, डेटर क्रिएट होते हैं, और फिर अगर उसको डेटर को गुड्स में कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो वो मेरे को रिटर्न कर देता है। यानी कि वो जो गुड्स मैंने बेची थी, यानी कि जो बेची थी वो वापस मेरे पे इन हो जाती है, इन यानी आ जाती है, इनवर्ट इसे कहते हैं इनवर्ट। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आएगा? अदर इनकम में हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें। इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो है कंपनी के लोगों ने क्या कहते हैं, जो मेन थे, जैसे हम कंपनी के अंदर मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स थे, उन्होंने ड्राइंग करी थी, निकाले थे पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के, तो उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पर इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसमें और आइटम्स भी डाल सकते हैं, सैलरी रिसीट वगैरह, बाकी ठीक है। हम इसको और लेके चलेंगे थर्ड पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें आ जाएगा आइटम्स ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग ओपनिंग हमारा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो हमारा शुरुआत में, जब मैंने शुरुआत में जो मेरा पड़ा हुआ है ओपनिंग वाला, ठीक है, वो यानी जो पिछले साल कुछ बैलेंस रह गया होता है, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ओपनिंग वो पड़ा हुआ है, या हमने इसी साल और परचेज़ करा होगा, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट लगी, ये क्या है, ये क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग यानी जो पिछले साल बैलेंस बच गया होगा ना, जो बैलेंस शीट आता है हमारा, वो बैलेंस शीट जो क्लोजिंग था, इस साल ओपनिंग बन गया, तो उस पर भी जो कॉस्ट लगी वो कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी इसमें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने इस साल परचेज़ करा वो भी कॉस्ट ऐड होगी, ठीक है, वो कॉस्ट भी ऐड होगी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, इसमें क्लोजिंग माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, ठीक है, या माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम चलेंगे, फिर हम चलेंगे चेंज इन इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री के ऊपर चलेंगे हम, चेंज इन इन्वेंट्री, जिसमें हम देखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री में हम देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, यानी कि मेरा जो भी पड़ा है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ऊपर क्या रॉ मटेरियल वगैरह पड़े थे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पढ़े देखेंगे, यहाँ पे पढ़े इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी जो भी हमारा, यानी पिछले साल क्लोजिंग में जो इन्वेंट्री बैलेंस बचा था, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो उस पर जो कॉस्ट लगी है हमारी, ये वगैरह सब उसमें आ जाएगा। ओपनिंग ओपनिंग यस, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसे हम लेके चलेंगे। पहला पॉइंट ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, फिर उसमें लिखेंगे हम ओपनिंग, जो हमारा कॉस्ट लगा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, में से माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर लास्ट इसका हमारे, इसको भी हम जो है क्लोज कर देते हैं, इसे भी,
ठीक है। फिर हमारा लास्ट बचेगा फिनिश गुड्स वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये हमारा, ठीक है। पहले करना है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो ऐसे हमारा निकलेगा चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में पूछ लेगा सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलती है, तो आप ये लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री करके ये सब प्रोसेस करके, तो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री निकल जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एक आइटम के ऊपर भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ इस आइटम के ऊपर भी कि चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, तो आप ये सारे प्रोसेस करके क्या है चेंज इन इन्वेंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बताया ना, उसमें या तो तुम्हें डायरेक्ट आइटम के अमाउंट दे रखे होंगे, या डायरेक्ट अमाउंट नहीं दे रखे हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेगा भाई चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, सिर्फ स्पेसिफिक एक पॉइंट के ऊपर कि चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, रॉ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, अदर इनकम कैसे निकलती है, तो ये सब है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, अब हम चलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर। किसके ऊपर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैसे निकलता है? नॉर्मली जैसे हमारा सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता था वैसे ये भी निकल जाएगा, बस थोड़ा इसमें परचेज नाम आ जाएगा। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं इसे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं इसे हम, परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो बस हमारे इतने में हमारा क्या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक अगर कोई बोलेगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैसे निकलता है, तो आप ये प्रोसेस के थ्रू क्या है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकाल के बस अपने जो नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस कंपनी के और जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर क्या आइटम्स कवर जो है क्या चीज़ कवर होती हैं? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें हमारा आ जाएगा, उसमें हमारा आ जाएंगे वेजेस आ जाएगी, वेजेस आ जाएगी, प्लस सैलरी देती हैं कंपनीज, ठीक है। प्लस बोनस देती है, वो भी कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है। प्लस प्रोविडेंट फंड, ये भी कंपनी का एक्सपेंस है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ठीक है। प्लस हम करेंगे इसमें ग्रेचुटी भी कंपनी का एक्सपेंस है, ग्रेचुटी, ठीक है। ग्रेचुटी के साथ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, ये सारे आइटम्स के जो मेन क्या होता है इसका मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया है, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हमारा है अलाउंसेस हो गए, क्लेम जो भी इफ़ क्लेम जो है अलाउ करता है नॉर्मल, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन वगैरह हो गई, ठीक है। पेंशन जो हमारा पेंशन है क्या होता है ना, जनरली क्या कहते हैं कुछ हिस्सा जो है जो ऑनर है, ऑनर के पॉइंट ऑनर की तरफ से और कुछ एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या कुछ परसेंटेज ऑफ लाइक या थोड़ा ये है कि 0 पॉइंट को समथिंग जो है कुछ जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर, और वर्कर की जो एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरी से कुछ हिस्सा जाता है, उसको कंबाइंड होकर एक पेंशन फंड में जनरेट होता है और ये होता है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट, यस, पेंशन का अमाउंट हो गया, ठीक है। ये भी इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी कंपनी का जो है एक्सपेंसेस है। लीव सैलरी होगी जो देते हैं वर्कर्स को, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये सारे आपको दिखते हैं तो आप एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद ये हम निकालेंगे फाइनेंस कॉस्ट। क्या? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगी अब मैं बताता हूँ इसमें। फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट हमारा निकलेगा इंटरेस्ट पेड ऑन पेबल, ठीक है। यानी कि कोई हमने कहीं से पैसे रेज़ किए थे, फंड रेज़ किए थे, उस पर इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट पेड,
इंटरेस्ट पेड मैंने करा, ठीक है। किसी भी चीज़ में मैंने फ़ंड रेज़ किया था मार्केट से उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज में कमेंसमेंट, यानी जब भी हम कंपनी को उस टाइम इनिशियल स्टेज पे किया था, या हमने जब भी बाद में भी इन बिटवीन भी हमने लिया है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो सारे फाइनेंस कॉस्ट में कवर होते हैं, ठीक है। फिर और हमारा आ जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम चलने। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे क्या माइंड में रिपीट होता है तो याद रह जाता है, ठीक है, याद रहता है। इसलिए बार बार जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ऐसे ही हमें अपनी स्टडी रूटीन में फॉलो करना है। जब भी हम पढ़ें तो उसको बार बार रिपीट करना है, जिससे कि हमारे माइंड में जो है वो बैठ जाए अच्छे से, जब हम पढ़ें उसी टाइम ही। बाद में जो है ज़्यादा फोर्स करने, ज़्यादा मतलब कि याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ क्या है, ऐसे रिपीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हमारा क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ठीक है। ये भी हो गया हमारा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, ठीक है। कि फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलते हैं, ठीक है। देखो फाइनेंस को इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मतलब कहीं से मैंने मार्केट से फंड रेज करा है, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्या जो भी इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ पे हो, जो भी इससे रिलेटेड हो गया, इंटरेस्ट पेड से रिलेटेड, यानी कंपनी का जो है पैसा जा रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कोई चीज़ रेज करी तो उस पर पैसा जा रहा है, तो वो सारे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कवरेज की जा रही है, ठीक है। ये कवर की जाएंगी। फिर आता है हमारा, फिर हमारा आता है क्या कहते हैं, फिर हमारा आएगा फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल आपको पता ही है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह इसका सेपरेट हुआ है डेप्रिसिएशन, ये तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कोई नहीं है, ठीक है, देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें सैलरी पेड दिखाया कि अदर एक्सपेंस में गया, सैलरी पेड हो गया, रेंट पेड हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, ठीक है। ये सारे अदर एक्सपेंसेस में क्या डाल दिया है? अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है? सैलरी पेड है, ठीक है। सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, हमारे सब डाल देंगे, ठीक है। बट हम इसमें मेन चीज़ कवर करते हैं, रेंट पेड हो गया, ठीक है। रेंट पेड हो गया, या क्या कहता है, लॉस ऑन सेल हो गया, ठीक है। यानी मैंने गुड्स 50,000 खरीदी, बिकी हमारी 30-40 हज़ार में, कुछ ड्यू टू कोई फ्लड के कारण है, कोई भी रीज़न के कारण क्या हमें कम में बेचनी पड़ी, तो उसमें लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, ठीक है। लॉस ऑन सेल प्लस और डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी कि डेटर की कैपेसिटी नहीं लग रही थी मेरे को कि वो पेमेंट कर पाएगा, तो उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर, या उसने उसी टाइम कैश में पेमेंट कह रहा था, कैश में सर अभी पेमेंट कर दूंगा, बट कैश में कर दूंगा, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दोगे तो, नहीं तो फिर मैं बाद में पे करूँगा। तो हमने उसने इनिशियल स्टेज में मुझे पेमेंट कर दी, उसी टाइम जब उसने परचेज़ करी तो मैंने उसको टाइम डिस्काउंट दे दिया, तो उसे भी इसमें कवर कर लेंगे, तो ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी कंपनी के लिए लॉस है, तो ये सारे लॉस, ठीक है। अदर एक्सपेंस भी कवर हो गए, रेंट पेड हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गए, ठीक है। बैड डेट्स वगैरह हो गए हमारा, ठीक है। बैड डेट्स हो गए, ये सब इसी के अंदर कवर है। बैड डेट यानी कि वो डेटर क्या है, फॉल्ट कर गया, ठीक है। फॉल्ट कर गया कि वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। तो फॉल्ट के से बैड डेट कहते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो आज हमने जो है इसमें क्या कवर किया, आज हमने जो है सेकंड लेक्चर में ये कवर किया, हमने देखा कि प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, और इनके आइटम्स के अंदर भी क्या सब आइटम्स हैं जो आते हैं, वो हमने आज डिस्कशन किया, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसे ऐसे ही इसमें जो आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हमें एज अ मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही तो ज़रूर ही आप कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर ही आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। थैंक यू फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।